इन उसूलों पर किसी ने अमल किया हो या ना किया हो, बीजेपी की सरकार तो एक एक पॉइंट पर अमल कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जीत पर पूरा देश एक नई ऊर्जा से भरा है। हरियाणा के चुनाव में न सिर्फ भारत में बात हो रही है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी में इस पर बात कर रहे हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। सिलसिला जारी है। दो स्टेट के रिजल्ट सामने आए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार फतह नसीब हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने हरियाणा में विक्ट्री सेलिब्रेशन की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच भी की। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, इन्वेस्टमेंट लेकर आए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शिकस्त का सामना करना पड़ा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इज्तिमाई पार्टी को फतह कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे। मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं, अजीब व गरीब लोग। टेक्नोलॉजी कि हम जलेबी की खेतों में हम जलेबी उगाएंगे और वहां पे जो भी जलेबी का प्रोडक्शन होगा उस पे राहुल जी जो है एमएसपी पे लीगल गारंटी देंगे कि आप कितनी जलेबी बनाओ, राहुल जी 300 रुपए किलो सरकार खरीदेगी जलेबी। और जलेबी के जी बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज और प्लांट्स लगेंगे और फिर पूरे वर्ल्ड को जलेबी एक्सपोर्ट होगी इंडिया से। और 20,000 तक लेबर एक फैक्ट्री में काम करेगा। ऐसी सारी जलेबी की एक एक फैक्ट्री में 20-20 हजार वर्कर काम करेगा। तो ऐसी फैक्ट्री बनाने का कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो वो हरियाणा से उसकी शुरुआत होनी थी। तो अब सोच लीजिए कि कितने बड़े बड़े कंटेनर जलेबी के पूरे शिप जाएंगे अमेरिका, कनाडा। हरिमोहन जी सही बता रहे हैं बाबा जी, आपके ख्याल से? अरे इन्होंने थोड़ा कम बताया है। एक्चुअली क्या है, हरियाणा के अंदर राहुल गांधी जैसा विजनरी लीडर जो है वो ये बता रहे थे। उन्होंने कहा कि बोइंग, एयरबस जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे भी बड़ी जलेबी की फैक्ट्री लगेगी। चाइना जो दुनिया को एक्सपोर्ट करता है अलग अलग चीजों को, हम उन्हें जलेबी एक्सपोर्ट करेंगे। जापान से लेकर सिंगापुर की टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी उस जलेबी के सामने। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका से लेकर यूरोप वालों को भी जलेबी खिलाएंगे। ये हमारे विजनरी लीडर राहुल गांधी का बयान है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अल्टीमेट लेवल पर उनका विजन है। इकोनॉमिक, देखिए एक्चुअली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो तो किसी काम की है नहीं, वो तो चाइना वाले ही बेटर करते हैं। और अगर आप अमेरिकन को देखोगे तो वो अलग प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हमारे पास अब सेमीकंडक्टर के ऊपर टाइम वेस्ट करें हम लोग और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर टाइम वेस्ट करें, कहीं भी करें, तो हम जलेबी बनाने पर फोकस करेंगे क्योंकि हमारे हर घर में बनती है। अब वो 20,000 की लेबर और सब चीजें, और यहीं से मतलब जैसे कहते हैं ना मेक इन इंडिया का जो मोदी का सपना है वो आगे लेके जाएंगे राहुल गांधी जलेबी बनाते। और ये बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी एक्चुअली पता क्या है, राहुल गांधी एक विजनरी लीडर है। वो ऐसी ऐसी मशीनें इजाद करते रहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो आलू से सोना बनाने की मशीन है, वो राहुल गांधी बना चुके हैं। ठीक है, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। अच्छा, इनके पिताजी जो थे वो इनसे ही बड़े इनोवेटिव थे। वो आलू को पेड़ पे उगाते थे। अच्छा, उन्होंने आलू पेड़ पे उगाए थे और जब वो पेड़ गिरा था तो धरती हिल गई थी। मतलब आपकी चीज को हुआ था। इनोवेटिव फैमिली है इंडिया की और बड़ी जबरदस्त इनोवेटिव फैमिली है और हम इनको सपोर्ट करते हैं इस मामले में कि वेरी गुड सर, आप आइडियाज देते हो। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या इनके साथ क्या है, ये आइडियाज बड़े गजब गजब लेके आते हैं लेकिन लोगों को इनके आइडियाज समझ में नहीं आते। और मोदी जी चालाक हैं, वो मोदी जी इनके आइडियाज को कॉपी करते हैं और इंप्लीमेंट कर देते हैं और लोगों को लगता है वो आइडिया मोदी जी लेके आए। नहीं, वो आइडिया राहुल गांधी की है और राहुल गांधी लेके आते हैं। लेकिन आप लोग मतलब इतना आगे चले गए, पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया। बाबा रामदास साहब बताएंगे हमें आगे चढ़ाने के लिए, इसलिए जलेबी तो मुझे भी बहुत पसंद है। आरजू जी, जलेबी की बात नहीं है आपके यहाँ, पता है एक्चुअली आइडिया तो आप ही के यहाँ से लिया था। आपके यहाँ पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करता है, अब हमारे पास गधे इतने हैं नहीं, एक ये वो एक्सपोर्ट हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं,
उसने इनोवेशन करके जलेबी एक्सपोर्ट करवाया। सियासत जी मशहूर है जिसने बीजेपी और मोदी एंड कंपनी को गर्म तवे पर बिठा दिया है। तर्जुमान कांग्रेस ने कहा है कि कश्मीर ख्वाबों का कब्रिस्तान बड़ी बन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि तकरीबन 10 साल के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं उसमें कांग्रेस प्लस जो है वो तकरीबन काफ़ी सीटें ले गए हैं इस वक्त 46 का आई थिंक 49 का उनका आ रहा है और बीजेपी जो है उसको 29 सीटें मिली हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि हरियाणा के अंदर ये समझा जा रहा था कि शायद जो है वो बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी कहा जा रहा है कि तीसरी दफ़ा फिर जो है वो जीत गई है। और इसमें देयर आर रीजंस टू अंडरस्टैंड कि कैसे बीजेपी जीत गई हरियाणा के अंदर और बीजेपी कश्मीर के अंदर क्यों हारी। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड टॉक ऑन दिस। सो इस पे थोड़ी गपशप मारने की कोशिश करते हैं। इंडिया जो है आगे में महाराष्ट्र के इलेक्शंस हो रहे हैं नवंबर के अंदर, तो स्टेट्स के इलेक्शन जो हैं वो इंडिया के अंदर होते रहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस में इंजीनियर रशीद जो है वो कोई सीट भी नहीं जीत सके और महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने तकरीबन समझ लें कि 3 आउट ऑफ 4 सीट्स जो हैं वो जीती हैं। तो ये आप समझ लें कि एक उनके लिए डेवलपमेंट है। बहरहाल मूविंग ऑन, ये जो सारे का सारा इलेक्शंस है अगर इसको देखा जाए तो पहले तो इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है 10 साल बाद इलेक्शंस हुए। नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी सरकार ने बहुत ज़्यादा जो डेमोग्राफिक चेंजेस यहाँ पे करने की कोशिश की। कहा जाता है कश्मीरी इस पे बोलते हैं कि जी सेटलर्स का इशू था, ये था, वो था, और जिसे कहेंगे कि कहा जाता है कि 3.2 मिलियन डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो थे वो नॉन रेजिडेंट्स को दिए गए ताकि थोड़ा बैलेंस वगैरह चेंज किया जा सके। लेकिन समहाउ जो नरेंद्र मोदी साहब ने 33/70/35A वाला ये जो डिसीजन लिया और फिर बाद में इसे मरकजी हुकूमत से अप्रूवल ले ली, फिर सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल ले ली, पीपल रिजेक्टेड इट बाय, उन्होंने लोकली इलेक्शंस में उसको रिजेक्ट कर दिया। सो ये एक चीज़ है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिलिमिटेशन की भी बात चल रही थी। बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके ऊपर जिसे कहते हैं ना डिलिमिटेशन का काम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। सुनने में आया कि 22 एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पे डिलिमिटेशंस की गई, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया गया और लेकिन इवन देन इट डिडंट वर्क आउट। सो हुकूमत जब आप पावर में होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो जो जिसे कहते हैं ना सीट्स जो हैं वो बहुत सारे इस तरह माइग्रेंट्स को, पंडिट्स को, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की, बट इट डिडंट मेक अ सेंस। और अब एक चीज़ तो है, अच्छा मज़े की बात यह है कि